मैं मेटल, मेरी सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और क्या होगा अगर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ओ भाई साहब मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अच्छी खासी डिटेल ले चुके हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और आपको अत्यधिक ज़्यादा भयंकर वाली जानकारियाँ लेनी है तो हम बहुत जल्दी फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स का चैप्टर निपटाएंगे। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जितनी ज़रूरत थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने की, उतनी हम पूरी डिटेल उसकी पढ़ चुके हैं। और आज हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ लिमिटेशंस लेके आए हैं। इसके बाद हम इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अब यहां से हम क्वांटम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, अब अभी तक हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, यहां से हम क्वांटम मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी वो क्या क्या चीजें बता रही थी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी वाज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, सच एज डिफ्रैक्शन। देखिए, अभी तक हम क्या मान रहे थे, अभी तक हम लाइट को मान रहे थे, क्या मान रहे थे, वेव मान रहे थे हम। तो वेव की क्या प्रॉपर्टीज है, वेव की प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस। वेव की एक आप जो डिटेल में, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे इंटरफेरेंस, पर मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि वेव की प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस। ये देखिए इंटरफेरेंस बन रहा है, मतलब जब आप लाइट को गुजारोगे, जब आप किसी लाइट, एक लाइट बीम को अगर आप किसी नैरो छोटे से बारीक से छेद में से गुजारते हो तो लाइट वेव होने की वजह से क्या होती है, फैलने लगती है अलग अलग। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको अलग अलग लाइट के डॉट्स बनते हुए दिखाई देंगे, इंटरफेरेंस दिखाई देता आपको, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। अब चूंकि वेव जो है, जो आपकी जो लाइट है, उसको अगर हम वेव की तरह माने तो ये वेव किनारे से होते हुए निकल जाती है, आपको पता है। अगर आप लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मान रहे हो तो आपको पता है कि अगर वेव या लाइट जो है आपके अगर यहां से गई तो उसकी परछाई दूसरी साइड भी आपको दिखाई देगी, हल्की फुल्की आपको दिखाई देगी। इसको हम साउंड की तरह भी ले सकते हैं कि अगर आप कोई दरवाजा बंद कर दो और अगर उस दरवाजे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैप है तो आपकी आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है, किसकी वजह से, किनारे से खिसकते हुए। तो अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब किस में शो होती है, ये वेव के अंदर ही शो हो सकती है। लेकिन बेटे अब जो है लिमिटेशंस भी आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अभी तक हम वेव मान रहे थे। लिमिटेशन यह है कि कुछ ऐसी चीजें मिली, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था मैक्स प्लांक, उनने ये चीज बता दी कि वेव वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव वाली प्रॉपर्टी नहीं रखता है, वो पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है, उसके अंदर पार्टिकल भी होते हैं। और ये सारी चीजें किससे पता चली, तो ये सारी चीजें पता चली जो मैंने लिख रखा है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव मानो तो वो क्या क्या शो नहीं कर सकते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो भी हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली कोई भी चीज पार्टिकल नेचर को शो करेगी, वेव नेचर को नहीं शो करेगी। क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल की वजह से शो हो रहा है, वेव की वजह से शो नहीं हो रहा है। और लाइन स्पेक्ट्रा, इस लाइन स्पेक्ट्रा वाले कंसेप्ट की वजह से आगे बोहर का मॉडल बना था। बोहर के मॉडल ने ही प्रूव करा था एटम की न्यू स्ट्रक्चर, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हमको इन तीन कंसेप्ट के ऊपर, इन तीन पॉइंट पर ध्यान देना है। लिमिटेशंस हमने पढ़ लिया कि चलो वेव के बारे में तो जानकारी देती है, अभी तक की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको हम वेव मान रहे थे, क्योंकि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही थी, इंटरफेरेंस शो कर रही थी, डिफ्रैक्शन शो कर रही थी। लेकिन इन पॉइंट्स के बाद, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा के बाद आप उसको सिर्फ वेव नहीं मान सकते। तो हमको यही पॉइंट्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव फॉर्म देखा था। मतलब इससे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स पे चल रहे थे, और क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, जो सन से लाइट आ रही है, जो आपके बल्ब से लाइट आ रही है, ठीक है, जो आपके तवे को गर्म करने पर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब वेव फॉर्म में, वो सब वेव निकलती है वहां से, ऐसे वेव निकलती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है क्वांटम मैकेनिज्म।
और क्वांटम मैकेनिज्म के स्टार्टिंग धक्का दिया था क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले धक्का देके सबसे पहले जो पहले साइंटिस्ट खड़े हुए थे, आगे बढ़ के आए थे, धक्का देने से मेरा मतलब, वो थे मैक्स प्लांक। कौन? मैक्स प्लांक, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। पर मैक्स प्लांक ने सबसे पहले ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो बोर्ड पर लिख रखा है मैंने, इसके बारे में, और पार्टिकल्स नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, इन पार्टिकल्स नेचर के बारे में मैक्स प्लांक ने बताया। तो अभी हम जो टॉपिक लेके आए हैं, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले अपन एक थोड़ी सी एक मामूली सी चीजों की बात करते हैं कि जब भी रेडिएशंस आते हैं कहीं से, तो उसमें आप 3 फिनोमिना देख सकते हो। कहीं से जब लाइट आ रही है, कहीं से भी कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, तो उसके 3 फिनोमिना हो सकते हैं। पहला अगर ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये लाइट अगर किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है। दूसरा फिनोमिना ये हो सकता है कि ये जो रेडिएशंस आए, ये टकराए और इस बॉडी के द्वारा क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। दूसरा फिनोमिना ये हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आए, इसमें से निकलकर क्या हो गए? ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, यहां पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। इस वाले कंसेप्ट को अगर आप देखो, इस वाले डायग्राम को आप देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आए और इस बॉडी ने, इस सतह ने क्या कर लिया? इनको एब्जॉर्ब कर लिया। और तीसरा फिनोमिना हमारा ये कहता है कि जो पार्टिकल्स आए इस बॉडी से क्या हो गए? ट्रांसमिट हो गए। ये 3 चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फिनोमिना में हम देख सकते हैं। अब देखिए जरा क्या होता है कि क्या कोई सी भी बॉडी ये तीनों कंसेप्ट एक साथ बता सकती है? क्या तीनों चीजें हो सकती हैं? हाँ, तो सिंपल सी बात है, तीनों चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं आपके पास कि जिनमें क्या होगा? कुछ कलर रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ एब्जॉर्ब होंगे और कुछ ट्रांसमिट होंगे। बात करें कि आप कोई से भी कलर को देख कैसे पा रहे हो, विजिबल रीजन के अंदर हम कोई से भी कलर को किस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने हुडी टाइप पहन रखी है, ये इसका आपको ब्लू कलर क्यों दिखाई दे रहा है? वैसे तो देखने का नजरिया ऊपर वाले ने दिया है सभी को, सबको अलग अलग टाइप से कलर दिखाई देते हैं। किसी को कोई गोरा दिखाई देता है, किसी को कोई काला दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर भी अगर हम बात करें तो कलर हमको क्यों दिखाई दे रहे हैं? लाइट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अंदर 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर आए, किसी बॉडी से टकराए, उनमें से ज्यादातर कलर क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए, इस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए। और इस बॉडी ने जिस कलर को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। जिस कलर को क्या कर दिया गया? रिफ्लेक्ट कर दिया गया। और आंखों तक आपका वो जो कलर आया, तो आपको वो क्या, वो जो चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वैसा दिखाई देने लगा। अगर किसी ने रेड पेन रखा है तो रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जो 7 कलर थे, 7 कलर में से सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए और सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ, जो आपकी आंखों तक घुसा, और आपको क्या दिखाई चीज दी? वो लाल छड़ी मैदान खड़ी दिखाई दी। ठीक है, क्लियर है बात? बात करें ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर वास्तव में कोई कलर नहीं है। ब्लैक कलर में क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गए, उस बॉडी ने, पर्टिकुलर उस बॉडी ने सारे ही कलर एब्जॉर्ब कर लिए, कोई कलर इमिट ही नहीं करा। इसलिए आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है? वो ऑब्जेक्ट काला कलर का दिखाई दे रहा है। ये नाम भी यहीं से पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी। ये कुछ इस तरीके से, हालांकि ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर वाली बॉडी को आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नहीं बोलोगे, ब्लैक बॉडी नहीं बोलोगे, लेकिन नाम यहां से पढ़ा, ब्लैक बॉडी यहां से बोल सकते हो। तो अब हम टॉपिक पढ़ने यही जा रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी होती क्या है? तो देखो, डेफिनेशन तो हमने ये लिख रखी है, एन आइडियल बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर और इमिटर। एक ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, और परफेक्ट इमिटर। परफेक्ट इमिटर इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। कौन से रेडिएशंस को? कौन से रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले या पूरी तरीके से बाहर निकाल ले, क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी कहलाएगी। ठीक है, सच बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और उससे निकलने वाले रेडिएशन, अच्छा, इससे रेडिएशंस कब निकलेंगे जरा समझना। मान लो कि एक बॉडी है आपके पास, उस बॉडी में क्या हुआ? सारे कलर क्या करे? एब्जॉर्ब कर लिए। अब आप इस, मान लो ये वाली बॉडी थे, चलो देखो इसको, ये बॉडी, इसमें क्या हुआ था? इसमें सारे कलर क्या कर रहे थे? इसने एब्जॉर्ब कर लिए थे, इसने सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए। अब ये इमिट कब करेगी बॉडी? आप इस बॉडी को क्या करो? ताता करो। ताता, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को उससे तवे से दूर रहना बेटा, ताता है। ठीक है ना? यहाँ पे कोई गर्म चीज रखे, बच्चों को बोलते हैं ताता है। तो आपने इस बॉडी को क्या करा? ताता करा, गर्म करा। तो गर्म करने पर क्या होगा? इसमें से निकलेंगे रेडिएशंस। और रेडिएशंस कैसे? रेडिएशन सारे निकाल लिए। मान लो मैं क्या हूं? मैं हूं एक ब्लैक बॉडी। थोड़ी देर के मान लो
ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर मैं ब्लैक बॉडी हूं, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई रेडिएशंस आएंगे तो मैं सारे के सारे रेडिएशंस क्या कर लूंगा, एब्जॉर्ब कर लूंगा। अगर मैंने सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लें, कोई सा भी कलर तुरंत इमिट नहीं करा, इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं हूं ब्लैक बॉडी। और साथ में अगर मैं परफेक्ट, देखो अभी तो परफेक्ट एब्जॉर्बर था, अगर क्या हो, अगर मेरे को कोई गरम कर दे, ठीक है, तो अगर मैं सारे के सारे रेडिएशंस निकाल दिए, तो मैं अगर मैं सारे रेडिएशंस निकाल रहा हूं, परफेक्ट इमिटर भी हूं, तो मैं क्या हूं, एक ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो वैसे वास्तव में तो क्या है कि आप जनरली हम देखें तो नेचर में या अभी तक अर्थ पर ऐसी कोई सी बॉडी नहीं बनी हुई, ऐसा कोई सी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। कोई भी परफेक्ट इमिटर या परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं है। या तो वो कुछ रेडिएशंस निकालेगा जब उस पर रेडिएशंस आएंगे, या कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके बाकी सारे वापस निकाल देगा। मतलब पूरी तरीके से ऐसी कोई सी बॉडी नहीं है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट एब्जॉर्बर या परफेक्ट इमिटर, ठीक है। हाँ, पर मानी गई है, एक आइडियल बॉडी मानी गई साइंटिस्टों के द्वारा। जैसे यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर हमने एक इस एनिमेशन को देखिए, यहां पर क्या होगा, एक ऐसी बॉडी मानी गई है, एक स्फेरिकल शेप का एक कोई बॉडी ली गई है जिसमें एक नैरो थोड़ा सा एक छेद रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंटर कर रहे हैं इसमें, अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लेकिन वो रेडिएशंस बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यहीं पर बार बार उसी जगह पर क्या हो रहा है, मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। और बार बार उसी जगह पर मूव कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब इसने सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रखा है बहुत अच्छे से। तो इस तरह की बॉडी को, जो आइडियल बॉडी हम बता रहे हैं, ये क्या है, ये है एक ब्लैक बॉडी मानी गई है, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब ये बात तो करी हमने किसकी, ब्लैक बॉडी की और ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस की, ठीक है। जैसे ये जो बॉडी थी, इसको अगर हम गर्म करें, इसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करें, अगर इस बॉडी को हम गर्म करें, तो जितने इसने रेडिएशंस अपने अंदर घुमा रखे हैं, चल रहे हैं, ये सबके सब बाहर निकाल देगी। तो ये है ब्लैक बॉडी। लेकिन देखो, हम बात कर रहे थे कि हम कंसेप्ट पर आए थे कि किस तरीके से मैक्स प्लांक ने पार्टिकल नेचर को बता दिया था। अभी तक हम वेव नेचर के बारे में जान रहे थे कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है वेव। लेकिन मैक्स प्लांक ने और इस ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट ने बताया कि सिर्फ वेव नहीं है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलेंगे, इनके अंदर उनका पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर शो करते हैं किस तरीके से, देखो जरा हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज कंटिन्यूसली। किसी भी बॉडी के द्वारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या एनर्जी जो है, जो उसके द्वारा इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूसली फॉर्म में, मतलब अगर वेव फॉर्म के फॉर्म में माने हम, तो कंटिन्यूसली वेव चल रही है, कंटिन्यूसली एनर्जी के फॉर्म में क्या चल रही है, इसकी वेव बने जा रही है, चले जा रही है। और अगर कंटिन्यू फॉर्म है, इसका मतलब अगर आप इस बॉडी को गर्म करोगे तो आपको किसी भी तरीके का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज नहीं दिखाई देगा। जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से चलती जाएगी बॉडी, मतलब जो इंटेंसिटी उसकी, उस इंटेंसिटी पे उसका क्या होगा, कलर बनता जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हेंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो ये बोल रही है कि आपकी जो भी बॉडी की एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसकी इंटेंसिटी के। इसका मतलब एनर्जी दो, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी दो, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर आप उस बॉडी को गर्म कर रहे हो तो उसमें से, अगर मान लो कि आपने उसको इतना गर्म करा कि उसमें से क्या हुआ, रेड कलर के आपको रेडिएशन दिखाई देने लगे, रेड कलर के रेडिएशन दिखाई दे रहे हैं, तो शुरुआत में डल रेड दिखाई देंगे क्योंकि इंटेंसिटी कम, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो जो डल रेड कलर था वो डल रेड कलर से क्या हो गया, और ज्यादा कलर बढ़ गया, थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर हो गया। और ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेडिएशंस और हाई हुए, इंटेंसिटी और हाई हुई, और आपको क्या दिखाई देने लगे, और आपको और ज्यादा रेड कलर दिखाई देने लगा। वेव थ्योरी बोल रही है ये चीज, मैं बता दूं आपको, वेव थ्योरी बोल रही है ये चीज। कलर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो कलर क्या होगा, जो आपका जो एक ही कलर चल रहा है रेड कलर, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगी, सिर्फ यही होगा, कलर में चेंज नहीं दिखाई देगा वेव थ्योरी के हिसाब से। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी को गर्म कर रहे हो, आप ब्लैक बॉडी ले लो, किसी प्रकार की कोई बॉडी ले लो, आप नॉर्मल बॉडी में, ब्लैक बॉडी छोड़े थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बॉडी की बात करें, आप लोहे के टुकड़े को ले लो, आप एक लोहे के टुकड़े को गर्म करोगे तो शुरुआत में आपको वो जैसे जैसे गर्म होगा उसका कलर आपको रेड दिखाई देगा,
फिर आप और गर्म करोगे तो थोड़ा ऑरेंज कलर दिखाई देगा, और गर्म करोगे तो येलो कलर पे जाएगी उसकी रेडिएशंस, येलो कलर दिखाई देगा आपको, और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो धीरे वो ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगेगा। हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर वो कैसा कलर का दिखाई देने लगेगा? ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा। अब क्या है कि जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैं टॉपिक पढ़ाने वाला था तो मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लग गया था। तो मैंने घर पे क्या था, वो जो कांटा रहता है ना, वो ऐसे वो पपीते में डाल के या खरबूजे में डाल के उसका ऐसा अपन खाते हैं, फॉक बोलते हैं जिसको, है ना, फॉक ही बोलते हैं ना। हाँ, तो वो चम्मच मैंने ली, उसको मैंने गैस पर रख के, देखो जब मैं वीडियो भी चला रहा हूँ यहाँ पर देखो सभी लोग, तो मैंने उसको क्या करा, चला के देखा गर्म करने के लिए कि मैं भी तो देखूँ कौन कौन से कलर आते हैं। तो मैंने उसको जब गर्म करा तो मेरे को रेड कलर तो दिखाई दे रहा था, थोड़ा हल्का फुल्का ऑरेंज कलर भी दिखाई देने लगा, लेकिन वो ब्लू कलर तक नहीं जा पाया। रीजन, ब्लू कलर तक इसलिए नहीं गया मेरा वो चम्मच, क्योंकि उसको और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था, और इतना टेम्परेचर में गैस के थ्रू उसको दे ही नहीं पाया, या यूँ बोल दूँ मैं इतना टाइम नहीं दे पाया उसको, या तो उसको रख के बैठे रहता टाइम तक दिन भर, तो भले वो ब्लू कलर दिखाई देता। मैंने कुछ थोड़ी देर करके देखा तो उसमें हाँ रेड कलर ऑरेंज कलर टाइप का कुछ रेडिएशन जरूर दिखाई दिए। तो हाँ, किसी भी बॉडी को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें इस तरीके से कलर का चेंज आता है। और वेव थ्योरी बता नहीं पा रही थी, वेव थ्योरी इसका मतलब वेव थ्योरी तो एक ही कलर की बात कर रही थी। अब इसके पीछे ग्राफ की भी बात कर ले हम। देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, एक ग्राफ बना देते हैं हम। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में अगर हमें ग्राफ बताएं तो देखिए जरा सभी लोग, ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमको। मान लो मैंने किसी बॉडी को टेम्परेचर दिया, तो शुरुआत में मुझे कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दिया टेम्परेचर T1 पर। मान लो ये इसका पीक, ये वो पॉइंट जहां पर मेरे को उस बॉडी का कलर दिखाई देने लगेगा, कुछ कलर दिखाई देने लगेगा। मतलब मान लो लोहे का टुकड़ा ही, मैं उसको गर्म करा, कलर नहीं दिखा, लेकिन एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पर मेरे को उसका रेड कलर दिखाई देने लगा। तो ये वो पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर मान लेते हैं हम इसका T1। हम और टेम्परेचर बढ़ाएं, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ ग्राफ इस तरीके का दिखाई दिया। अब देखिए जरा, अब देखो ग्राफ को जरा, ये टेम्परेचर T2, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो आपकी जो वेव है या आपकी जो रेडिएशन है, जो बॉडी है, उसका पीक चेंज हो गया, उसका पीक चेंज हो चुका है। अब अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो थ्योरी तो ये बोल रही है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, जो भी रेडिएशंस निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम ये ग्राफ को देखें इंटेंसिटी और वेवलेंथ के, तो ये ग्राफ तो ये बोल रहा है कि देखो जरा, अब ये वाली लाइन क्या बोल रही है, हमारी वेवलेंथ, इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इधर देखें हम जरा, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर, इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ग्राफ तो हमारा ये शो कर रहा है कि आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको पीक तब मिली जब वेवलेंथ छोटी हुई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा। ये देखो, इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ छोटी होगी, इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आपका ग्राफ तो ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है भाई साहब, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तभी तो कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वेव थ्योरी गलत। इस पॉइंट का मतलब क्या, अगर कलर ही चेंज हो गया मतलब वेव थ्योरी नहीं है। वेव थ्योरी बोले कंटिन्यूस चलेगा, कंटिन्यूस वेव चलेगी, एक ही कलर बताएगी। पर हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कलर में चेंज आ रहा है। और यहीं से पता चला कि पार्टिकल्स बिहेवियर शो करते हैं रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनके अंदर कौन सा बिहेवियर है, पार्टिकल रेडिएशन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जरा, देखिए जरा, इसको हम समझते हैं जरा। अगर हम यहां पर एक बॉडी रखें और उसको हम गर्म करें, तो गर्म करेंगे, जैसे हम बॉडी को गर्म करने लगेंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो बॉडी लोहे की, मान लो लोहे की हमने एक पार्टिकल रखा हुआ, लोहे का एक बॉक्स रखा हुआ है या लोहे की रॉड रखी हुई है, उसको हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, उसके पार्टिकल। और जैसे हम इसको गर्म करने लगेंगे, पार्टिकल्स का क्या होगा, वाइब्रेशन। शुरुआत में जब थोड़ा टेम्परेचर दिया तो वाइब्रेशन कम हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी कम पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन क्या होता जा रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है। और वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे फ्रीक्वेंसी में, उतना ज्यादा चेंज होता जाएगा। और फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो सीधी सी बात है, कलर में तो चेंज आना ही आना है।
ये चीज वेव थ्योरी नहीं बता रही थी, और ये चीज किसने बताई हमको? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ने। तो इस हिसाब से पहला कंसेप्ट था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल बिहेवियर है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और ज्यादा आगे से पार्टिकल बिहेवियर को समझाने के लिए हमारा अगला कंसेप्ट आया, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। चलिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद हमको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझते हैं हम। देखिए जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? देखो, नाम से क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनना, इसको अपन बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। अब किस तरीके से इस लाइट की वजह से, अब लाइट को मैं क्या बोलूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, या ये बोलूं मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे देखिए जरा। जैसे यहाँ पर जो ये एनिमेशन चल रहा है आपके सामने, इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि अगर आप कोई लाइट गिरा रहे हो किसी मेटल की सरफेस पर, तो उस मेटल के सरफेस पर जैसे ही लाइट गिर रही है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, जो भी हम पढ़ेंगे, हम जो लिखा हो उसको ही पढ़ेंगे, शांति धारण कीजिए। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लाइट इस मेटल के सरफेस पर गिरेगी, तो इस मेटल की सरफेस से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। अब हर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ ऐसे मेटल्स होंगे, कुछ ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जिनके सरफेस पर थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं, थोड़ी सी लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जनरली हमारे कुछ एस ब्लॉक के मेटल्स, जैसे सोडियम का मेटल ले लें हम, जैसे सीजियम का मेटल ले लें हम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास। रेडियम का मेटल ले लें हम, रेडियम सरफेस ले लें, तो उस पर अगर आप लाइट गिराओगे तो वहां से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे सरफेस से। इस फिनोमिना को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे यहां पर चल रहा है, देखिए एनिमेशन में, एक सुटेबल लाइट की फ्रीक्वेंसी हम गिरा रहे हैं, और जैसे सुटेबल लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस पर गिरा रहे हैं, तो मेटल की सरफेस से क्या निकलने लगे? मेटल की सरफेस से निकलने इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। बस ये फिनोमिना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन पढ़िए, देखिए, द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। हर कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही गिरा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सी भी लाइट हो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हल्की फुल्की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगी। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, उसके सरफेस पर जैसे टकराएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो सॉरी इस फिनोमिना को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? कि क्या होगा कि मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो अगर मैं क्या हूं, अगर मैं हूं एक एटम, मैं खुद को, देखो पहले मैंने ब्लैक बॉडी बना था खुद को, अब मैं हूं एक एटम, और मेरे एटम के सरफेस पर देखिए, मतलब ये आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। मैं मेटल, मेरे सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और क्या होगा? अगर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन, ओ भाई साहब मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये भाई साहब लगे मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से क्या होगा? ये जो अभी मनीष गया, ये मनीष था, वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, वो फोटोन, जिसने क्या करा? मेरे हाथ में से इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, देखिए जरा पॉइंट समझते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस हैज एट लीस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए अब थोड़ा सा हम यहां पर बना के समझते हैं बात को। ये कोई मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर आप लाइट गिरा रहे हो, और यहां पर है कोई इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कब निकल सकता है? कब निकल सकता है? हमने वही लिखा है। कब निकल सकता है? जब क्या हो? उसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो? एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो। जो लाइट आ रही है उसकी इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इतनी तो लाइट देनी पड़ेगी आपको। अगर आपने इससे कम लाइट दी तो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर ही बैठा रहेगा अपनी जगह पर। आपको अगर मेरे को यहां से खिसकाना है, या उस इलेक्ट्रॉन को खिसकाना था जो भी मेरे हाथ में था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो भाई साहब ले गए, तो वो कब पॉसिबल है? जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक हो। इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यही लिखा हुआ है। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा रहेगा तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन निकले जाएंगे, फिर तो जितने ज्यादा अपन और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, देखो ये म्यू नॉट वाले साइन से। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आपका इलेक्ट्रॉन उतनी वेलोसिटी से बाहर निकल सकता है, उतनी उसकी ज्यादा स्पीड होगी जितनी फ्रीक्वेंसी से आप उस पर क्या गिरा रहे हो, लाइट गिरा रहे हो। जितनी तेज लाइट गिराओगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, जितनी तेज स्पीड से आप लाइट गिराओगे, जितनी इंटेंसिटी रहेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और तीसरा पॉइंट समझिए जरा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये वाला पॉइंट समझिए जरा, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें कितनी एनर्जी रहेगी, वो ऐसे 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 निकलेगा या वो ऐसे 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 निकलेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस दिए हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉन के निकलने वाले, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी की। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के निकलने की उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो किसको गलत से सिद्ध कर रहे थे, वेव थ्योरी को। अब किस तरीके से वेव थ्योरी को गलत सिद्ध कर रहे थे कि देखिए हम यहाँ क्या एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, पहली बात तो। अब अगर मान लो कोई जो आपके रेडिएशन से अगर वो वेव फॉर्म में आती, तो वेव फॉर्म में आती तो वो तो गाना गाते गाते आती, इधर चला मैं उधर चला, धीरे धीरे ऐसे 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 करके आती। अब ऐसे ऐसे अगर वेव धीरे धीरे आएगी और इलेक्ट्रॉन को अगर टकराएगी तो उसको तो एनर्जी कम मिली, पहली बात। और अगर वो इलेक्ट्रॉन भी वेव फॉर्म में तो वो भी इधर चला मैं उधर चला करते धीरे धीरे निकलता। लेकिन यहां तो हम बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन उतना उछल के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये वेव बिहेवियर तो शो ही नहीं कर सकता। क्या शो करेगा, पार्टिकल बिहेवियर, तुरंत निकलेगा बाहर, तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड कंसेप्ट था, पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों की वजह से सिद्ध हो रहा है अभी तक तो कि जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, ना कि वेव नेचर। नोट कर लीजिए, अगले कंसेप्ट में हम, अगले लेक्चर में हम कोई अच्छी चीजें पढ़ेंगे। वैसे अगली चीजें हम पढ़ना है हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो फिलहाल तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं।